नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपको हिंदी पढ़ाने। तो दोस्तों, हमने जैसा कि पिछले 3 पार्ट खत्म कर दिए वर्णमाला में, जिसमें स्वर, व्यंजन और उससे मिक्स क्वेश्चन जो थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक जो है हम सुधारने वाली बात, यहाँ पे वर्तनी सुधार करेंगे। वर्तनी कैसे गलत होती है, क्या उसमें सुधारा जा सकता है, शब्दों में वर्तनी कैसे प्रयोग होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक और मजेदार बात बता दूं आपको। मजेदार बात क्या है कि वर्तनी शुद्धिकरण को उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में इसे हिज्जे बोलते हैं, हिज्जे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोड भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? हमेशा एक लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमेशा एक लक्ष्य होना जरूरी है। अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तभी उसको प्राप्त करने के लिए कई मेहनत करेंगे, लेकिन क्या है, कभी भी खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी और से तुलना कर दी तो इसका मतलब आप अपने आप में यूनिक नहीं है, आप दूसरों जैसा बनना चाहते हैं। आप अपने जैसा बनिए और दूसरे लोग आपके जैसा बनने का। हाँ दोस्तों, अगर यूनिक की बात करें तो यहाँ पे आप यूनिक स्टडी सेंटर पे पढ़ भी रहे हैं, तो यूनिक यहाँ भी यूनिक है और अपने आप में भी आप यूनिक हैं। अब दोस्तों, यहाँ वर्तनी की बात करें, वर्तनी इसमें भी आपको देखिए वर्तनी। अब जैसे हर एक वर्ड पे जो है आपका सिरो रेखा होना जरूरी है। वर्तनी सिरो रेखा का मतलब ये जो रेखाएं हैं इसको हम सिरो रेखा बोलते हैं। अगर अक्षरों पे सिरो रेखा नहीं होगी तो वहां पे आपकी वर्तनी गलत मानी जाएगी। और देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है। क्या है कि जो ये गोल आकार जिसमें ऊपर होता है, जैसे ये है सा हुआ, छा हुआ, आ हुआ, तो इन सब में जो है सिरो रेखा लाइन जो है वहां पे टूट जाती है। तो दोस्तों, ये कोड तो हो गया। अब हम आपको वर्तनी के बारे में बताते हैं। वर्तनी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपको हम दिखा देते हैं। तो हमने वर्तनी को उर्दू में क्या बोला था? हिज्जे। हिज्जे को जो है वर्तनी बोलते हैं उर्दू में। अंग्रेजी में आप स्पेलिंग बोल सकते हैं। और हिंदी में इसे वर्तनी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 ऐसे ही जान लिया। अब उर्दू में क्या होता है? उर्दू में जो वर्ड यूज होते हैं, उर्दू में जो हम यूज करते हैं अक्षर, उसमें क्या लगाते हैं? उसमें जैसे हिंदी का कोई हिंदी में बता दें। हिंदी में अगर यहाँ का लिखा है तो उर्दू में यहाँ में नुक्ता लगा। हमने आपको नुक्ता क्या बताया था? नुक्ता में ये होता है, जैसे यहाँ पे जो बिंदी लगी होती है उसे नुक्ता कहते हैं। खड़ी लाइन के जो बगल में बाएं साइड में जो लगा होता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। अब यहाँ का है, अब उर्दू में का कैसे लिखा जाए? उर्दू में यहाँ पे हो जाएगा का। तो यहाँ पे जो है आपका नुक्ता लगे, जिसे हम आगत व्यंजन भी आगत कहते हैं, वो आपका उर्दू में। वर्तनी की बात हम करने, वर्तनी की परिभाषा क्या होती है? ये वर्तनी हम शुद्धिकरण किस में करते हैं? हम किसी शब्द में करते हैं। शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। और अक्षर क्या होता है? वर्णों से मिलकर बना होता है। जब अक्षरों का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहां पे वर्ण निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे किसी शब्द का अर्थ निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, तभी वो सार्थक शब्द कहलाता है। मतलब अर्थ के आधार पर, मैंने क्या बताया था, भाषा की सबसे बड़ी के अर्थ के आधार पर शब्द था। अब यहाँ पे शब्दों की वर्तनी शुद्धिकरण की जाती है। मतलब जब किसी का भाव निकालने के लिए, जब अक्षरों को अर्थ निकालने के लिए या भाव निकालने के लिए अक्षरों को जब हम सार्थक क्रम में लगाते हैं तो उसे वर्तनी शुद्धिकरण कहते हैं। मतलब सार्थक क्रम में रखते हैं तो उसे की वर्तनी जो है शुद्ध रहती है, तभी उसका कोई अर्थ निकलता है, तो वहां पे वर्तनी हो जाती है। अब हम बात करें वर्तनी शुद्धिकरण में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो वर्तनी शुद्धिकरण के लिए हम सावधानियां बता दें। सबसे पहले तो हम आपको मात्राओं के बारे में बता दें। जैसे मैंने कल बताया था, ये हो गई सिरो रेखा। और मैंने क्या बताया था, जो सिरो रेखा से ऊपर है वो केवल अंग बिंदी आएगी, मतलब ये वाली। और जो सिरो रेखा से नीचे मात्राएं हैं उनके ऊपर जो हम
चंद्र बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन जो शिरोरेखा से ऊपर की मात्राएं उनके लिए हम चंद्र बिंदी का यूज नहीं करेंगे। कौन सा हुआ, ये देखिए बड़ा हुआ, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी मात्राएं होगी। आ की मात्रा होगी बड़ा की, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब इसमें देखिए शिरोरेखा से ऊपर कौन कौन सी मात्राएं हैं, ये है, ये है, ये सब। अब इसके लिए हम कौन सा अंग बिंदी, यहाँ पे मात्रा लगेगा अंग बिंदी, यहाँ पे अंग बिंदी, यहाँ पे अंग बिंदी। इसके लिए जो हम मात्रा यूज कर सकते हैं वो है चंद्र बिंदी। मतलब इन चार के लिए जो हम चंद्र बिंदी का यूज करते हैं। अगर कहीं पे चंद्र बिंदी ना लिख के अंग बिंदी लिखा होगा तो वहां पे समझ लीजिए वर्तनी में अशुद्धियां हैं, वहां पे आपको शुद्ध करके लिखना होगा, क्या अंग बिंदी लगाना होगा, या फिर अंग बिंदी है कहीं तो चंद्र बिंदी लगा। और सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, अगर कोई हिंदी वर्ड जो है इसके साथ लिखा, मतलब चंद्र बिंदु के साथ हिंदी वर्ड लिखा है तो सही है, लेकिन अगर कोई संस्कृत वर्ड आ गया और उसके ऊपर जो ये अगर लगा है तो वो जो है गलत वर्तनी में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे इसके कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी, एक तो हमने बात कर लिया क्या, शिरोरेखा की बात कर ली, एक हमने बात कर लिया है नुक्ता की बात कर ली। हम दूसरा बात करते हैं आपका क्या, तो आप देखिए यहाँ पे क्या संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। अब यहाँ पे संयुक्त वर्ण में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, देखिए जैसे या के साथ आधाता आ गया, और दूसरा जैसे, अब इसका प्रयोग कैसे हुआ है आपका देखिए, जैसे नित्य लिखा है। अब इसमें जो है आपका यहाँ पे देखिए, इसका हम पहले उच्चारण करके गए, नित्य है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका वर्ण विच्छेद करके, यहाँ पे ना देखिए आधा हो गया। अब ई की मात्रा है छोटी, तो यहाँ पे ई आ गया, प्लस यहाँ पे ता आ गया, ये देखिए इसका जो है वर्ण विच्छेद हो गया, मतलब ये जो हो गया आपका ये संयुक्त अक्षर हो गया। अब हम तीसरी बात क्या करते हैं आपका जो है यहाँ पे संयुक्त अक्षर के बारे में, हमने रूप के बारे में बात किया था, कौन सा, रा के रूप, दा के रूप। अब यहाँ पे संयुक्त अक्षर में जो आपका आ जाएगा एक दा आ जाएगा। अब दा कैसे संयुक्त अक्षर, दा जो है जैसे आप विद्यालय पढ़ते हैं, विद्यालय, दा और या मिलके द्या बन गया विद्यालय। अब यहाँ पे देखिए दा किस किस के साथ मिलके कौन कौन सा अक्षर बनाता है। ये देखिए विद्यालय वाला द्या हो गया, ये देखिए दा जो है माँ के साथ आया, दा माँ के साथ आया, ये दा या के साथ। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दा आधा है और या जो है आपका पूरा है। इसमें देखिए दा आधा है और माँ आपका पूरा है। अब कैसे पता चलेगा आपका कौन सा आधा कौन सा पूरा है। अब इसमें देखिए दा जो है आधा आया है, जो लड़खड़ा के गिरने लगी, ये ऐसे समझिए जो जैसे दा लड़खड़ा के गिर रहा है और या ने नीचे से सहारा दे दिया है। दा लड़खड़ा के गिर रहा है, माँ ने नीचे से सहारा दे, तो ऐसे आप देखिए जो नीचे लगा होगा वो जो है वो वर्ण पूरा होगा और जो ऊपर लगा होगा वो वर्ण आधा होगा। और बात कर ले हम, देखिए यहाँ पे द्वा। अब देखिए इसमें वा नीचे लगा है इसलिए वा जो है पूरा होगा। और हम बात कर लेते हैं भा के साथ दा आया है, देखिए यहाँ पे। और बात कर लेते हैं हम दा जो है ना के साथ है। अब देखिए यहाँ पे द्या हो गया, दा जो है माँ के साथ हो गया, दा जो है वा के साथ हो गया, दा जो है भा के साथ हो गया। और बात कर ले एक हम
जो दा जो है वो दा के ही साथ आएगा। तो कैसे होगा? ये देखिए आपका जो है एक दा आधा हो गया, एक दा जो है पूरा हो गया, ऐसे आपका आएगा। तो हमने ये बता दिया आपको दा के साथ, दा किस किस के साथ संयुक्त होकर यहाँ पे वर्ण बना रहा है। अब हम इसके प्रयोग के बारे में बात कर ले रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे हम देखेंगे। वर्तनी पूछता कहाँ पे है कि इसमें कौन सी। अब जैसे इसमें मान लीजिए हो गया विद्यालय। अब विद्यालय ऐसे ना लिख के, ऐसे तो मान लीजिए हर कोई बता देगा, अगर ऐसे लिखा हो विद्यालय, अब यहाँ पे देखिए वर्तनी, अगर यहाँ पे दा जो है आधा लिखा हुआ है तो ही वर्तनी सही होगा। यहाँ पे दा आधा ना लिख के अगर यहाँ पूरा लिख दिया होता तो ये जो है गलत हो जाए। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही वर्तनी। अब इसका देखिए कौन सा हो जाएगा, पद्मा। अब यहाँ पे देखिए दा आधा है तो ही वर्तनी सही होगी, अगर दा पूरा होगा तो वर्तनी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका देखिए हो जाएगा उद्भव। यहाँ पे देखिए दा आधा है, भा पूरा, मतलब जो नीचे जो वर्ण सहारा दे रहा है दा के नीचे जो लगा होगा वो जो है पूरा होगा, और दा यहाँ पे देखिए आधा होगा। और यहाँ पे देखिए जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं गद्दा। यहाँ पे देखिए दा आधा है, ये पूरा है। और हम बात कर लेते हैं, अब देखिए दा की बात कर ली हमें, दा कैसे कैसे आता है। अब हम बात करेंगे हा जो है संयुक्त होके कैसे आता है, हा की बात करेंगे हम। यहाँ पे देखिए अब हा देखिए वाह के साथ आता है, कैसे, ऐसे बीच में वाह लिखा होगा। और हम बात कर लेते हैं आपकी, देखिए यहाँ पे जो हा है या के साथ कैसे आता है। और हम बात कर ले हा माँ के साथ कैसे आता है। और देखिए हा जो है ला के साथ कैसे आता है। और देखिए हा जो है ना के साथ कैसे आता है। इतना देखिए। अब इसमें देखिए हा जो है आधा है और प्लस वा जो है यहाँ पे पूरा है। यहाँ पे देखिए हा जो है वाह के साथ कैसे आया है, हा जो है या के साथ कैसे आया है, माँ के साथ, ला के साथ और ना के साथ। यहाँ पे आपने देख लिया। और इसका जो है ऐसे ही संयुक्त जो है, संयुक्त यहाँ पे क्या संयुक्त वर्णों के रूप में ऐसे ही प्रयोग होगा। तो हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं जरा। तो दोस्तों जैसे हमने आपको संयुक्त वर्ण बता दिए हैं, अब हम इनके उदाहरण के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए व्हेल मछली है, अब देखिए वाह इसमें है, वाह जो है हा के अंदर है, इसलिए मात्रा जो लगेगी वो आपका जो है यहाँ पे ऊपर लगेगा, मात्रा जो है हा के ऊपर लगेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, आधा हा, यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है शुद्ध वर्तनी हो गई। आधा हा रहेगा वाह, जो हा के अंदर रहेंगे, जो हा से जुड़े हुए रहेंगे, जो हा को सहारा देंगे वो जो है पूरा होगा, और नहीं तो आधा, हा जो है आधा होगा। अब जैसे इसका देखिए
ह्यूमस, आधा हा ह्यू, ये देखिए। अब ये क्या हुआ, ब्रह्मा। ब्रह्मा में देखिए हा और माँ आता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, अब हा के साथ ला का मैं आपको बता, हा के साथ ला जैसे देखिए प्रहलाद, प्रहलाद है, अहलाद है, तो हा के साथ ला आता है उसमें। यहाँ देखिए अब इसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हा आधा हो जाएगा, ला पूरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हा जो है आधा आएगा। अब हा के साथ ना के प्रयोग की बता दें तो अपहनुति। अब इसको कैसे हम तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या सा दा की बात कर ली, दा के संयुक्त कैसे प्रयोग होता है, हा के जो संयुक्त के रूप में कैसे। दोस्तों हमने आपको यहाँ पे हा और दा के प्रयोग के बारे में बता दिया। अब हम रा का बताएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ रा के बारे में। अब कल मैंने आपको रा का प्रयोग बताया था कैसे। रा का मैंने एक आपको बताया था, रा जो है ऐसे ही, रा जैसे लिखा है वैसे ही, जैसे राम में रा जैसे लिखा है वैसे ही। ये कब होता है, जब रा के आगे कोई स्वर लगा होता है, रा के आगे कोई स्वर लिखा होता है तो रा जो है वैसे ही यूज हो जाता है, वैसे ही उपयोग में ले लिया जाता है। लेकिन रा यहाँ पे क्या होता है, आधा होता है। अब कैसे आधा होता है, देखिए यहाँ पे ये रा हुआ, ये देखिए रा जो है ऐसे ही उपयोग होता है कब, जब उसके आगे कोई स्वर लगा होता है, री को छोड़ के उसके आगे कोई स्वर लगा होता है, लेकिन क्या है, री को छोड़ के अगर कोई स्वर लगा होता है तो वहां पे जो है रा ऐसे ही लिख दिया जाए। अब रा का दूसरा मैंने कौन सा आपको बताया था, रेफ रूप। रा का रेफ रूप ऐसे जो लगता है, चुरकी रा, कौन सा है ये, रेफ रूप है। और उसमें क्या, ये जिस किसी के भी ऊपर लगा होता है उसके पहले जो है उच्चारण किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कर्म, कर्म में माँ पे लगा है, लेकिन रा का उच्चारण जो है माँ से पहले होगा, मतलब जिसके ऊपर लगा होगा उच्चारण उससे पहले होगा। और जो है रा जो है इसमें आधा होगा। अब कैसे, का रा मा। अब रा आधा कैसे होगा, उच्चारण कीजिए कर्म, कर्म का उच्चारण कर्म। रा जो है थोड़ी देर के लिए, माँ जो है ज्यादा देर के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे रा जो है आधा होगा, लेकिन माँ से पहले उच्चारण होगा। और मैंने तीसरा क्या बताया था, रा का आपका पदेन रूप। पदेन रूप में दो मैंने बताया था, रा के पदेन रूप में एक आपका जो है ऐसे बना था, जैसे प्रकाश में यूज होता, प्रकाश। इसमें देखिए ये वाला पदेन रूप का रा। अब इसमें क्या होता है, ये जिस किसी भी वर्ण पे लगा होता है वो वर्ण आधा हो जाता है, लेकिन रा जो है पूरा होता है। रा पूरा होता है, लेकिन जिस किसी भी वर्ण में पद में लगा होता है, पैर में लगा होता है, वो आधा हो जाता है। कैसे, अब इसके उच्चारण मतलब यहाँ पे रा का उच्चारण देर तक हो रहा है और पा का उच्चारण बहुत कम समय के लिए, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे पा जो है आधा। कैसे, प्रकाश, प्र बोलिए प्र, यहाँ पे रा देखिए देर तक आ रहा है, प्रकाश, तो यहाँ पे पा होगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलके पूरा हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे का होगा,
ये देखिए ये पा जो है यहाँ पे आधा हो गया है, मतलब रा जिसके पैर में लगा होगा वो वर्ण आधा हो जाएगा, लेकिन रा यहाँ पे पूरा होगा। और मैंने इसका दूसरा रूप कौन सा बताया था, ये वाला जो उल्टा वी के आकार का होता है। अब ये किसमें लगा होता है, जो गोल नीचे से गोल आकृति के जितने वर्ण होते हैं उसके नीचे जो हम ये वाला रा यूज करते हैं, जैसे किसमें टा में, ठा में, डा में, ढा में, इसमें हमने बताया था। और इसमें जैसे ये ट्रा हो गया, ये ट्रा हो गया, ये ट्रा हो गया, ये देखिए ऐसे यूज होता है। और इसमें भी क्या होता है, जिसके वर्ण के नीचे लगा हो तो वो वर्ण आधा होता है, लेकिन ये पूरा हो जाए, जैसे ट्रक हो गया। अब इसका उच्चारण ये ट्रक, ट्रा, ट्रक, रा जो है देर तक आ रहा है, टा जो है कम समय के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे टा जो है आधा हो गया, रा जो है आ से मिलकर पूरा हो गया, और का जो है यहाँ पे आधा हो गया। ये देखिए अब इतने अब हम दो चीज और आपको बताएं, रा जो है ऊ के साथ मिलकर कैसे प्रयोग होता है। रा जो है अगर छोटा ऊ से मिलता है और रा जो है बड़ा ऊ से मिलता है तो कैसे प्रयोग होता है। अब रा जब छोटा ऊ से प्रयोग होता है तो यहाँ पे देखिए ऐसे मात्रा लगता है, ऐसे कैसे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुरु लिखा है, गुरु, यहाँ पे देखिए ये छोटा मात्रा ऐसे, लेकिन जब बड़ा उसे मिलता है तो इसका मात्रा जो है ऐसे प्रयोग होता है, यहाँ पे गोला आकृति बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे रूप, रूप में ऐसे ना लिख के ये होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए रा का छोटा ऊ के साथ, रा का बड़ा ऊ के साथ कैसे। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा जो है रा के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पे कैसे हो जाता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा हमने आपको रा के बारे में बता दिया, दा के बारे में बता दिया और हा के बारे में, अब हम आपसे बात करते हैं सा, 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 मतलब जो आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो है उनका प्रयोग कैसे होता है, उनके किसके साथ लगने पर वो कैसे चेंज हो जाते हैं, तो हम आप उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो हम बात करते हैं यहाँ पे विसर्ग की बात करते हैं। देखिए अनुस्वार के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया था आपसे, अंग की बिंदी के बारे में, चंद्र बिंदी के बारे में। अब ये जो विसर्ग दिया है, अब इसका कैसे यूज होता है। विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद अगर सा, शा या फिर ये वाला शा आता है, देखिए अगर विसर्ग के बाद सा, शा या सा आता है तो हम विसर्ग को वैसे ही लिख देते हैं, मतलब विसर्ग जो है विसर्ग को ऐसे ही लिख देते हैं। विसर्ग को ऐसे लिख दें, या फिर विसर्ग को ऐसे लिख दें, या फिर हम अगर और लिख दें उसके विसर्ग के जस्ट बाद, मतलब विसर्ग के तुरंत बाद जो वर्ण आया है सा, शा या सा, जो भी आया है उसका जो है आधा वर्ण यूज कर लेते हैं, आधा वर्ण यूज कर लेते हैं। अब उसको एग्जाम्पल में कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है दुह प्लस शासन। अब इसको हम कैसे, जैसे विसर्ग के बाद ये सा आया हुआ है, अब इसका हमने क्या बताया, विसर्ग के बाद अगर ये आता है तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम इसको ऐसे ही कैसे लिख देंगे, यहाँ पे केवल विसर्ग लगा के ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले बताया था गोलाकार आकृति जितनी होंगी वहां पे जो है सिरो रेखा तोड़ देंगे, मतलब यहाँ तक सिरो रेखा लगेगा, यहाँ पे पूरे पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर पूरे पे लगा देंगे तो वहां भी आपका गलत हो जाएगा वर्तनी। अब ये देखिए ऐसे हो गया। या फिर हमने क्या बताया, या फिर विसर्ग जो है विसर्ग के बाद जो आएगा वही जो है आधा यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब कैसे इसको लिखेंगे,
दुशासन। ये देखिए विसर्ग के बाद ये आया था, इसी का जो आधा वर्ड यहाँ पे यूज हो गया दुशासन। लेकिन अगर देख लीजिएगा, अगर ये वाला वर्ड पहले यहाँ आता है, अगर यहाँ पे शासन ऐसे लिखा हो जाए तो समझ लीजिएगा वहां पे वर्तनी गलत है, क्योंकि सा जो है हमेशा, इसके बारे में हम आगे बता दे रहे हैं सा का प्रयोग। अब इसमें देखिए, अगर दूसरा हम देख लेते हैं क्या, अगर ये वाला सा इसके साथ आता है, अगर जो सा और सा एक साथ आते हैं तब क्या होगा, जब अगर सा और सा एक साथ आएंगे तो ये सलगम वाला सा जो है, सलगम वाला सा पहले लिखा जाएगा। अब कैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे शासन, यहाँ देखिए शासन। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सा यहाँ पहले यूज हो, मतलब अगर सा इस सा के साथ आएगा तो भी ये पहले यूज होगा, अगर ये सा इस सा के साथ आएगा, खष्टी सा के साथ आएगा तो भी यही सा जो है पहले यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए शासन हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसकी बात हम कर लेते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं क्या, अगर सा जो है खष्टी सा के साथ आता है, एक साथ अगर आता है तो क्या होता है, ये सा जो है पहले और ये वाला सा जो है बाद में लगाते हैं। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे उदाहरण ले लेते हैं शीर्ष। अब इसमें देखिए ये वाला सा जो है पहले आया है, ये वाला सा जो है बाद में आया है, तो आपका यहाँ ऐसे ये हो गया। और हम बात कर लेते हैं अगर प्रशंसा, सॉरी इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे प्रशंसा। देखिए अगर ये सा पहले दे देता तो यहाँ पे आपका वर्तनी जो है गलत हो जाता। अब इसका देखिए, जैसे दूसरा बात शीर्षक, आपने बहुत हिंदी में पढ़ा होगा, शीर्षक, कहानी का शीर्षक या लेखक पुस्तक। तो शीर्षक में देखिए ये सा जो है बाद में आया है, ये सा जो पहले। तो यहाँ पे हमने सा के बारे में बात कर ली, वर्तनी कैसे शुद्ध होती है सा को लेकर। और बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और हम बताएं, यहाँ पे जो अंग्रेजी वाला बताए थे, अंग्रेजी का स्पेलिंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका आधा चंद्र बिंदु, मतलब ऐसे, इसका क्या होता है, ऐसे होता है मात्रा, आधा चंद्र बिंदु अंग्रेजी। जैसे किसी अंग्रेजी शब्द को जो है, अंग्रेजी वर्ड को जब हम डायरेक्ट सीधे इंग्लिश में क्या हिंदी में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वहां पे हम ये अर्धचंद्र बिंदु, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, बॉल होता है। अब इसको हिंदी में अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे तो ये बाल हो जाएगा, ये सिर वाला बाल हो जाएगा। लेकिन ये बॉल लिखने के लिए हमको यहाँ पे अर्धचंद्र बिंदु, अब यहाँ पे जो सही हो, मतलब अंग्रेजी का वर्ड जो सीधे हिंदी में यूज होगा उसके जो है शिरोरेखा के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये वर्तनी की जो है आज जो है पार्ट 1 है। वर्तनी का जो दूसरा वीडियो है वो हम कल देखेंगे, कल मैं वर्तनी का दूसरा वीडियो डाल दूंगा। अब आज जो है, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मैं थोड़ा आपको विलोम और 2-4 शब्द और याद करवाऊंगा, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में विलोम शब्द याद करने के लिए। तो हम आते हैं वीडियो को विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द को लेकर। तो जैसा कि हमने आज वर्तनी के बारे में बात कर लिया, अब हम आज आपको जो है देखिए यहाँ पे विलोम और मुहावरे बताने वाले हैं, विलोम और मुहावरा हम आपको याद करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अदोष का क्या होगा, अदोष मतलब जिसमें कोई दोष ना हो। यहाँ पे आ जो है आपका यहाँ पे उपसर्ग लग गया है। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लग जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, किसी शब्द के बाद लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आ जो है लगा है आपका, तो क्या हुआ यहाँ पे अदोष, मतलब दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जिसमें दोष हो, मतलब दोष के साथ कौन सा अक्षर लगा दें, सा लगा दें, सा मतलब दोष सहित, तो यहाँ पे हो जाएगा सदोष। अब यहाँ पे देखिए अल्पायु, मतलब जिसकी बहुत ही कम आयु हो। जैसे गांव में देखिए कौन यार हो बहुत अल्पायु में गुजर गए, मतलब बहुत कम उम्र में मर गए। तो यहाँ पे अल्पायु मतलब बहुत कम आयु, तो उसका क्या हो जाएगा दीर्घायु। जैसे कोई आशीर्वाद देता ना, दीर्घायु भव, मतलब बहुत लंबी उम्र हो आपकी, तो यहाँ पे जो है दीर्घायु हो जाएगा।
यहाँ पे अगला, ये तो सब जानते होंगे, अगला का क्या होगा, जो हमारे सामने है वो अगला, जो उसका विलोम क्या हो जाएगा, हमारा पिछला। तो हमारा पिछला वाला जो हो जाएगा, अगला का क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। अब देखिए अस्वस्थ, ये भी सब लोग जानते होंगे। अस्वस्थ मतलब जो बीमार हो, जिसकी सेहत ठीक ना हो, तो उसका क्या हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा या फिर स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अस्वस्थ दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या स्वस्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वस्थ। अधः, अब देखिए यहाँ पे विसर्ग वाला वर्ड अधः मतलब, अधः मतलब होता है नीचे, नीचे जो होता है अधः। अधः जो है हम धरती को भी कहते हैं। अधः जो हमारा जो है पृथ्वी का भी पर्यायवाची है। अब यहाँ अधः का क्या, अधः मतलब नीचे, तो नीचे का विलोम ऊपर, ऊपर को हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे संस्कृत विसर्ग टाइप में अधः दिया है, तो उसका हो जाएगा ऊपरी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अदोष का सदोष हो गया। यहाँ देखिए जो है अल्पायु का दीर्घायु हो गया। और हमारा देखिए यहाँ अगला का पिछला हो गया, अस्वस्थ का स्वस्थ हो गया, और जो अधः का ऊपरी हो गया। यहाँ पे हमने विलोम शब्द खत्म कर लिया है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मुहावरा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मजेदार आने वाला मुहावरा। मुहावरा अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मतलब क्या होता है, जैसे किसी की चापलूसी करना, किसी की खुशामत करना। कहते ना, अरे ढेर अंगूठा ना चूमा, हम जाने तू काहे चूमत है, तो कौन मतलबी होना है, मतलब को बतिया करत हो। तो वही अंगूठा चूमना मतलब खुशामत करना। अब देखिए अंगूठा दिखाना मतलब जैसे कोई काम है, कोई काम कोई कर रहा है, हम तुमसे कह दी यार है हम काम बाय, तो अंगूठा दिखवाए, अंगूठा दिखवा। इसे नहीं, हम मना साफ साफ मना करना, मतलब साफ साफ मना कर देना। कोई काम करने से साफ साफ मना, अंगूठा है ढेर अंगूठवाना दिखावा, हम जाने थे तो कमाना करे चाहते हैं, ऐसे बोला था सब गाँव में। तो वह है अंगूठा दिखाना मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। अब देखिए अंगूठा नचाना। अंगूठा नचाना मतलब ये ऐसे नचाते हैं। कब नचाते हैं, जब किसी को चिढ़ाना होता है, किसी को चिढ़ाना होता है तो अंगूठा नचाते हैं। कहीं ढेर अंगूठा न नचावा, मतलब ढेर चिढ़ावा ना हमें, तो वही अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ अंगूठा नचाना का मतलब हो जाएगा चिढ़ाना। अब देखिए आंखें चार होना, ये तो बहुत फेमस वर्ड है, ये तो सबको पता होगा। आंखें चार होना है, कहते ना देखा बहुत आंखें चार करत हैं, ज्यादा आंखियां मिलावत हैं, अब बाकी फोरी था उनके हम चल के। तो मतलब आंखें चार होना मतलब देखा देखी करना, बहुत देखा देखी करत है ना आंखियां मिलाई के। तो वही बात हो गई यहाँ पे, आंखें चार होना मतलब देखा देखी करना। अब देखिए आंखें भर आना, ये तो बहुत दुखी वाला वर्ड आ गया, मतलब आंसू आना कि उनकी याद में हमारी आंखें भर आई। भैया बहुत याद कर रहे थे, हमारी आंखें भर आई, मतलब आंसू आ जाना, मतलब किसी को इतना याद करना कि आंखों में आंसू आ जाना। खुशी के भी होते हैं, बहुत खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, तो वही आंखें भर आना, तो यहाँ पे आंसू आना। अब या खुशी को है या दुखी का हो, आंसू तो आ ही गया ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अंगूठा चूमना, खुशामत करना, अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना या फिर मना कर देना, अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना, आंखें चार होना मतलब देखा देखी करना, आंखें भराना मतलब आंसू आना, या खुशी को या गम को आंसू आना। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको विलोम और मुहावरे की बात बता दी। हम विलोम और मुहावरे हमने याद कराई, शायद उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से याद हो गया। नहीं याद होगा तो एक दो बार आप ऐसे पढ़ लीजिए, इन दोनों को पढ़ लीजिए, आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और बेल वाला आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज आप तक एकदम टाइम से टाइम पहुंचते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।